हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग आज टॉपिक क्लियर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के जो भी डाउट्स इस टॉपिक से हैं वो आज इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस? जब हम लोगों को दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स दिए जाते हैं और उन लोगों को ऐड करने के लिए कहा जाता है, तो उनको ऐड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम उन लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं, या तो हम उन लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो क्या कहता है, a number of resistance are said to be connected in series if they are joined end to end। end to end कहने का मतलब ये है कि एक रेजिस्टर का एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड से कनेक्ट किया जाएगा, कुछ इस तरह से। मैंने कहा कि ये पहले वाले रेजिस्टर का एंड है और यहीं से दूसरे वाले रेजिस्टर्स को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, इस रेजिस्टर का पहला ये एंड और इस रेजिस्टर का ये वाला एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच वन ऑफ देम। और यहां पर कहा जा रहा है कि इन दोनों रेजिस्टर्स में जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो सेम होगी। अगर यहां पर 2 एंपियर की करंट फ्लो हो रही है तो यहां पर भी 2 एंपियर की करंट फ्लो होगी। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, जब इस सर्किट में या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐड करते हैं, तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगी वही सेम अमाउंट की करंट इन दोनों रेजिस्टर्स में भी फ्लो होगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया गया है जिसमें कि 3 रेजिस्टर्स लगाए गए हैं, R1, R2 और R3। तो हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग है। R1 का V1 है, R2 का V2 है और R3 का V3 है। यानी कि इन हर एक रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। यानी कि यहां से एक चीज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डिवाइडेड होगा, यानी कि अलग अलग हर एक रेजिस्टर का होगा। ठीक है, मैंने कहा कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2, V3 हर एक रेजिस्टर का अलग अलग होगा। ठीक है, फिर आगे अगर मैं बात करूं करंट की, तो इस सर्किट में जो फ्लो होने वाली वो है करंट है I। और हमने अभी भी देखा था कि हर एक रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो सेम होगी। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि जो करंट है वो सेम रहने वाली है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड है या पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर का अलग अलग है और करंट उनके थ्रू फ्लो होने वाली सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम करता हूं तो क्या मिलता है हम लोगों को, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ से अगर हर एक रेजिस्टर के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो आएगा हमारे पास V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हम क्या करें, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए, यहां पर मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, यहां पर तो मिला IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और यहां से देखा मैंने कि करंट हमारा सेम है हर एक रेजिस्टर में, तो मैंने I को क्या कर लिया, कॉमन करके कैंसिल आउट कर दिया। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया वो आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर हम लोगों को रेजिस्टर दिए गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने के लिए तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, द इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस एंड रिजल्ट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या कहने का मतलब है, चलिए आइए हम लोग यहां से देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कि हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है 1 ओम और 1 ओम, यहां पर भी है। अगर मैं इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूं तो जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 1 प्लस 1 और R इक्विवेलेंट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2
ओम के बराबर आएगा। अब यहां से आप ये चीज जरूर देख पा रहे होंगे कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सर्किट में लगा हुआ है वो कितना है 1 ओम का, लेकिन जो इसका इक्विवेलेंट रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 ओम के बराबर आ रहा है, यानी कि इन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना। Equal current flow through each resistance and it is also equal to the total current in the circuit। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जितना करंट पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो हो रहा है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो अदर पाथ अलोंग विच द करंट कैन फ्लो, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी दूसरा पाथ नहीं है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सके। देखिए एक ही सिंगल पाथ है ये, इसी के थ्रू करंट को फ्लो होना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी मैक्सिमम या ज्यादा आता है। ठीक है, यहां देखिए 2 ओम है इसका इक्विवेलेंट, और देखिए इंडिविजुअल अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 1 ओम ही है और इन दोनों से ये ज्यादा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं यहां पर कोई दूसरा रेजिस्टर ऐड करता जो कि होता 1 ओम और एक दूसरा रेजिस्टर होता जो कि होता 3 ओम का, और अगर इनका भी मैं इक्विवेलेंट करता तो कितना आता 4 ओम के बराबर आता, और यहां पर भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कनेक्शन इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस। हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए होते हैं और हर एक रेजिस्टर्स का जो एक एंड होता है उसको हम लोग एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, और हर एक रेजिस्टर का जो दूसरा एंड होता है उसको हम लोग एक साथ किसी दूसरे पॉइंट पर ऐड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज द सेम and is equal to the applied potential difference between the two points। यहां पर ये बताया जा रहा है, देखिए कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर इनपुट देंगे या जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहने वाला है। यहां देखिए, क्योंकि हमने क्या किया है, हर एक रेजिस्टर को एक ही पॉइंट पर ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो सभी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो करंट क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है आई, लेकिन जब वो पॉइंट ए पर पहुंचेगी तो यहां से करंट क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी I1, I2 और I3 के फॉर्म में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि R1, R2, R3 जो रेजिस्टर्स हैं, हर एक रेजिस्टर में डिफरेंट अमाउंट की करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं यहां पर लिखता हूं कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहने वाला है क्या, सेम हर एक रेजिस्टर के क्रॉस, लेकिन जो करंट है वो हर एक रेजिस्टर के क्रॉस डिवाइडेड होने वाली है। ठीक है ना, ये करंट डिवाइड होगी। देखिए जो है हमारे पास R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और जो फ्लो होने वाली करंट है वो है I, और डिवाइडेड करंट जो है वो है I1, I2, I3। अगर मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट ऐड करना चाहूं तो वो होगा I1, I2, I3। उन सभी को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो हमें टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां से देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे जो कि कहता है V इज इक्वल टू IR, और यहां से अगर I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा V बाई R। और इस तरीके से यहां पर देखिए I1, I2 और I3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जिसे हम लोग कहां पर पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम लोग इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। और देखिए आगे क्या आंसर आता है। देखिए हम लोग जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो होगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, और यहां से हम लोगों को V कॉमन मिल जाएगा। क्यों कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वो आएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर हम लोगों को कई सारे रेजिस्टर्स दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करिए, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। When a number of resistance are connected in parallel, the reciprocal of the equivalent of resultant resistance is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance is always smaller than the individual resistance। यहां पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, पहली चीज तो रेसिप्रोकल की बात, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब 1 बाई R
इक्विवेलेंट, और फिर यहां पर कहा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इस तरीके से हम लोग इनका सम करते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जितने भी हमने उस सर्किट में ऐड किए हैं उनसे भी कम आएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। यहां पर मैंने कहा कि ये हमारे पास कोई दो रेजिस्टर लगे हुए हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और किस कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने कहा यहां पर ये 1 ओम है इसका रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टर का भी 1 ओम है, और यहां पर मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस लगा दिया। अब मैंने कहा कि इन दोनों को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करिए, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, देखिए 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि दोनों का R1 और R2 की वैल्यू 1 है। और यहां पर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, यहां पर करता हूं, देखिए तो आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 1/2, जो कि किसके बराबर होगा, 0.5 ओम के। तो जो R इक्विवेलेंट आया कितना आया, 0.5 ओम आया। और यही बात यहां पर ये बताना चाह रहा है कि अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को ऐड करता हूं तो उनका जो इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम होता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। द टोटल करंट डिवाइड्स इटसेल्फ एंड डिफरेंट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी कि करंट जो होती है वो अपने आप को क्या करती है, डिवाइड करती है हर एक रेजिस्टर के क्रॉस। जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम अमाउंट की करंट फ्लो होगी, और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा अमाउंट की करंट फ्लो होगी, ठीक है। In a parallel combination, the equivalent resistance is lesser than the least of the resistances. देखिए वही चीज यहां पर कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट कब आता है, जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उस समय वहां पर जो करंट होता है वहां से एनर्जी डिसिपिएट होती है, यानी कि चार्ज जो फ्लो होते हैं उनसे एनर्जी डिसिपिएट होती है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, क्या लिखा हुआ है, ए लाइक हाई रेजिस्टेंस वायर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने भी आप लोगों से ये बताया कि जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो होते हैं और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है, लेकिन चार्ज के पास एनर्जी तो है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब वो फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर आपस में कोलिजन्स कर रहे हैं, और कोलिजन करने से क्या होता है, वहां पर एनर्जी डिसिपेट होती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है। और इसका यूज हम लोग अपने घरों में डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। हम लोग देखते हैं जूल्स लॉ क्या कहता है। जूल्स लॉ हम लोगों के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करता है हीट का। कैसे, देखिए हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है W/Q, और यहां से अगर मैं वर्क डन फाइंड आउट करूं तो हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q। और किसी भी इस सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहां से अगर मैं Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो वो हो जाएगी I इंटू T। और अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I क्रॉस R। अगर V की वैल्यू और Q की वैल्यू मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वर्क का वो आएगा W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर जो चार्ज हीट क्यों जनरेट हुई, अगर मैं कहूं हीट प्रोड्यूस क्यों हुई, क्योंकि उसमें करंट पास हो रहा था। करंट पास हो रहा था इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहे थे, चार्ज फ्लो कर रहे थे इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे थे, इसका मतलब कि वो वर्क कर रहे थे। मैं कह सकता हूं कि जो वर्क है उसी की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है, वर्क होने की वजह से। तो मैं इसको लिख सकता हूं H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों के एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू इन आइडियल सिचुएशन, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर इंडिपेंडेंट
ऑन 3 फैक्टर्स एंड दीज हीट। यहां पर ये बता रहा है कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी? यहां पर कहना चाह रहा है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दूसरा पॉइंट हम लोगों से कह रहा है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और थर्ड वन कह रहा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जितने ज्यादा समय के लिए करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और फाइनलाइज इक्वेशन बनता है I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The heating effect of current is applied in the working of electrical heating appliances such as electric kettle, electric iron, room heater, water heater, geyser, etc. जो हीटिंग इफेक्ट है इसका यूज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, जैसे कि आयरन है। ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूजेस है, तो हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते भी हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर? रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो देखते हैं जरा। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कहना चाह रहा है कि जो पावर है वो पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग करंट जो है उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और उस सर्किट के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। दूसरी डिफिनेशन क्या कहती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क आर द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वही मैंने कहा कि जिस रेट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। अगर हमने कहा कि यहां पर वर्क इज डन इन टाइम टी, देन हम लोग अगर टी टाइम में कोई वर्क डन होता है तो यहां पर मैं कहूंगा W/T, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम। और अगर पावर की यूनिट की बात करते हैं तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, वॉट। ठीक है, 1 watt ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कॉमर्शियल यूनिट क्या है? कॉमर्शियल यूनिट का मतलब जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं ना, मीटर हम लोग को क्या लगा रहता है, उसमें जो हम लोग देखते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, मीटर के ऊपर लिखा होगा किलोवाट आवर। ठीक है, जो मेजरमेंट होता है एनर्जी का जो हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने घरों में उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर। यानी कि अगर 1 घंटे के लिए, देखिए अगर 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट एनर्जी अगर कंज्यूम की जा रही है तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना, 1 घंटे के लिए अगर 1 किलोवाट एनर्जी का कंज्यूमशन हो रहा है तो हम लोग उसी को कहते हैं 1 किलोवाट आवर। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास पावर के 2 और फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग कहां से लेकर के आएंगे? ओम्स लॉ से लेकर के आएंगे। पहले तो हमारे पास था कि पावर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो यहां पर अगर मैं ओम्स लॉ का यूज करता हूं जो कि है V इज इक्वल टू IR, और यहां से I की भी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं I इज इक्वल टू V/R। 1 बाय 1 में क्या करूंगा? इन सभी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। कहां पर? पहले मैं V की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो ये फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू IR इंटू I, और यहां से फाइनल इक्वेशन बनेगा पावर का I स्क्वायर R। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और अब मैं क्या करूंगा? दूसरी यहां पर जो I की वैल्यू है यहां पर पुट करूंगा तो ये होगा पावर P इज इक्वल टू V क्रॉस I, सॉरी यहां पर होगा V क्रॉस V/R, और यहां से पावर का जो सेकंड फॉर्मूला होगा वो होगा V स्क्वायर/R। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। इसके बाद में आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, तो हम लोगों का चैप्टर यहां पर आज खत्म हो गया है। मैंने कोशिश यही की है कि आपके 10th क्लास के CBSE सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं मैंने उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड